अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे ज़हनी आजमाइश के ताल्लुक़ से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी मुकाबला जाती इम्तिहान के ताल्लुक़ से कोई से भी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें फ़ौरन सबसे पहले आपको नोटिस मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम उर्दू मज़मून में आने वाले पैराग्राफ को हल करने की कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, कुछ तरीके बताने वाले हैं जिससे आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल कर सकेंगे। उसको समझने के लिए हम 2017 फरवरी महीने का स्कॉलरशिप का 8वीं जमात का एक पर्चा लेकर आपको उसकी मिसाल से बताएंगे कि कौन से अहम तरीके होते हैं पैराग्राफ को हल करने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप तरतीब दिया है जिसमें हम मुकाबला जाती इम्तिहानात जैसे स्कॉलरशिप 5वीं 8वीं NTS MTS NMMS वगैरह जितने भी मुकाबला जाती प्री मैट्रिक एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसकी तैयारी कराते हैं। अगर आप तैयारी करने वाले तलबा हैं और आपने एग्ज़ाम के फॉर्म्स को भरा है तो उस चैनल को, उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम शुरुआत से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर आपका तमाम सब्जेक्ट जो कि मुकाबला जाती इम्तिहान में आते हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। वो भी रेगुलर एग्ज़ाम्स के बेस पर आपका रोज़ाना टेस्ट भी होगा और फाइनल इम्तिहान भी होगा और वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स और तरीके बताए जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला उर्दू का सबक है जिसमें हम देखने वाले हैं कि पैराग्राफ या नज़्म या इश्तिहार वगैरह के जो सवालात आते हैं, पहला सवाल ही आता है, इसको किस तरीके से हल किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक ये आप ध्यान रखिए कि अगर पैराग्राफ शॉर्ट है उर्दू का तो आप उसको फ़ौरन पढ़ लीजिए, लेकिन अगर पैराग्राफ मान लीजिए बड़ा आ गया तो आप क्या करें पता है, सबसे पहला काम आप सवालात को देखें। पैराग्राफ को पढ़ने से पहले सवालात को देखें और सवालात में एक आंसर की उसको ध्यान में रखते हुए आप सवालात पढ़िए। जैसे पहला सवाल देखिए, इंसानियत की तबाह व बर्बादी और तरक्की का ज़िम्मेदार कौन है। ठीक है, यहाँ पर तरक्की और तबाही का ज़िम्मेदार कौन है ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर की आ रही है ये तरक्की और तबाही, इसका ज़िम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल ये है, साइंस का आलम वजूद में आने का क्या मकसद है। ये है दूसरा हमारा कीवर्ड, इसको हम कीवर्ड कह सकते हैं। कीवर्ड यानी अब हम पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो ये सवालात हमारे सामने नज़र आएंगे आसानी के साथ। देखिए दूसरा अगला सवाल, साइंस और साइंसदानों का क्या फ़र्ज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर साइंस और साइंसदानों का क्या फ़र्ज़ है, साइंस और साइंसदानों, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब हम इन 3 सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में बिना पढ़े भी तलाश कर सकते हैं। अगर सवाल जो पैराग्राफ है हमारे पास वो बड़ा है तो उसको हमें बिना पढ़े ही तलाश करना है। देखिए सबसे पहला है क्या था, इंसानियत की तबाह और बर्बादी और उसकी तरक्की का ज़िम्मेदार कौन है। देखिए आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा, इसकी ईजादों यानी साइंस की ईजादों, साइंस की जो ईजादें हैं उनकी मदद से इंसानियत तरक्की कर सकती है और इन्हीं से इंसानियत तबाह व बर्बाद होती है। यानी किसकी वजह से, ये देखिए इसकी ईजाद, दरअसल क्या बोला जा रहा है, साइंस की ईजाद, क्योंकि यहाँ पे साइंस की तरक्की। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इंसानी कदरें साइंसदान, खुद इंसान, साइंसी ईजादात, ये हमारा जवाब हो गया, साइंसी ईजादात। ठीक है,
अब दूसरा जो सवाल था वो क्या था, साइंस का आलम वजूद में आने का क्या मकसद है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको वो जो कीवर्ड मैंने बताया था, कीवर्ड आलम वजूद, आप अगर सरसरी नज़र भी डालेंगे तो आपको देखिए आलम वजूद कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। ये देखिए आलम वजूद, ठीक है, ये इंसानी बहबूदी के लिए आलम वजूद में आया है। किस लिए आया है, इंसानी बहबूदी के लिए आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उस आंसर को तलाश कर लेंगे। यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर है, इंसानी बहबूदी के लिए आलम वजूद में आया है। तीसरा था साइंस और साइंसदानों का क्या फ़र्ज़ है। ये देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो साइंस और साइंसदानों, फ़ौरन आपको वो कीवर्ड मिल जाएगा। इनका क्या फ़र्ज़ है, वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दें, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए दूसरा ही नंबर पर है, वो अपनी ईजाद की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दें, ठीक है। ये तरीका होता है, बिना पढ़े हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर पैराग्राफ छोटा है तो आप फ़ौरन उसे पढ़ लीजिए। इसी तरीके से हम आते हैं अपने नज़्म वाले। नज़्म भले छोटी हो या बड़ी, नज़्म को आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो सवालात आते हैं वो बड़े अटपटे टाइप के होते हैं, जो बाज़ औक़ात नज़्म के अंदर शामिल भी नहीं होते हैं। देखिए हम फ़ौरन जल्दी से पढ़ लेंगे इसको। नज़र झुकाए उरूसे फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही है, सहर का ताज़ा है, सहर का तारा है, जलजले में उफ़क़ की लौ थरथरा रही है, रविश रविश नगमाए तरब है, चमन चमन जश्न रंग बू है, तुयूर शाखों पे हैं गज़ल ख्वां, कली कली गुनगुना रही है, सितारे सुबह की रसीली झपकती आँखों में है फसाने, निगार महताब की नशीली निगाह जादू जगा रही है, तुयूर बज़्म सहर के मतरब लचकती शाखों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। अब देखिए आप यहाँ पर सवाल अगर देखेंगे, शायर इस नज़्म में किस वक्त के मंज़र को बयान कर रहा है। आपको यहाँ पर कोई वक्त का मंज़र नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको एक कुछ न कुछ ऐसा नज़र आ ही जाएगा जिससे आपको वक्त का सही पता चल जाए। देखिए सुबह, यानी ये शायर यहाँ पर सुबह के वक्त का ज़िक्र कर रहा है। ये जवाब आपका मिल गया। अब देखिए आपका अगला जो सवाल होगा वो है बज़्म सहर का मतलब किसे कहा गया है। अब आप यहाँ पर हमारा क्या आंसर की है, बज़्म सहर का मतलब, ये आप ढूंढ लेंगे, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा आपको। बज़्म सहर का मतलब कहाँ पर है, देखिए यहाँ दिखाई दिया। बज़्म सहर का मतलब कौन है, किसको कहा जा रहा है, तुयूर को। बज़्म सहर का मतलब तुयूर को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर हम तुयूर ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको कहीं पर तुयूर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको इतनी मालूमात तो होनी ही चाहिए कि परिंदे को तुयूर कहा जाता है, तैर उसका वाहिद है, तुयूर उसकी जमा है, परिंदे, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो देखिए, दी गई नज़्म में से चांद का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। चांद का हम मानी, देखिए यहाँ पर तुयूर लिखा हुआ है। तुयूर जो कि परिंदे के लिए आता है। उफ़क़ की लाली होती है, शाम का वक्त की जो लाली। उसके बाद सहर, सहर सुबह को कहते हैं। यहाँ पर है महताब। एक तरीका ये भी होता है जवाब निकालने का, चांद को महताब। बाकी दूसरे आंसर को कट करके भी हम जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिसके ज़रिए आप पैराग्राफ या नज़्म वाले जो सवाल को हल कर सकते हैं। इश्तिहार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, इश्तिहार को आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसा नज़में और पैराग्राफ होते हैं बिल्कुल वैसे ही इश्तिहार होता है, बड़ा आसान होता है
और इस तरीके के जो सवाल होते हैं इनको हल करने की ट्रिक क्या है, एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिए, वो है वो जो उसका कीवर्ड है वो आपको उस पैराग्राफ में या नज़्म में तलाश करना है, उसके ही आगे पीछे आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए आज का हमारा सबक इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जो कि हमारा इंग्लिश का होगा। हम आज से बाकायदा तौर पर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह साल भर के अंदर इसको मुकम्मल कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश जैसी ज़बानदानी और इसके अलावा मैथ्स और साइंस, समाजी साइंस और ज़हनी आजमाइश को भी देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।